नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो चैप्टर हम लोग ने 7th, 8th और 9th पढ़े हैं उनसे कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली बार मैंने तुम लोगों को बताए थे 1 to 6 चैप्टर एनसीईआरटी से जो भी आए हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर, और आज 7, 8, 9 इसमें से कौन से आए हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7th, 8th और 9th में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ये है पहला प्रश्न, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। तो लगभग पूरा भारत उस समय अशोक के अंडर में हुआ करता था, केवल उड़ीसा का जो पार्ट था वो वहाँ पर नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र है, ये है उड़ीसा। आंसर हो गया इसका उड़ीसा। कलिंग जो है वर्तमान के उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम मैंने जब तुम लोगों को नोट्स करवाए थे, जब चैप्टर पढ़ाया था अशोक से संबंधित कौन सा चैप्टर था, 8th चैप्टर था, जिसमें बताया गया था कहाँ से, उत्तर पश्चिम से कंबल आते थे। ठीक है, कंबल को क्या बोलते थे, कंबल को मैंने नाम भी बताया था। कंबल को बोला जाता था भिंगसी। अगर नहीं उस समय लिखा है तो अभी लिख लेना, उसको भिंगसी बोला जाता था कंबल को, जो उत्तर पश्चिम से आते थे। और दक्षिण से क्या आता था, सोना और कीमती पत्थर आते थे। तो ये याद रखना, किसकी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र या चाणक्य की अर्थशास्त्र में उत्तर पश्चिम से कंबल का उल्लेख है। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यह है एम्फोरा। तो इसका तो मैंने तुम लोगों को फोटो भी दिखाई थी। एम्फोरा क्या है, एम्फोरा क्या था, एक संरचना थी। संरचना क्या, एक बर्तन था जिसमें 2 हत्थे लगे हुए थे, लंबी सी संरचना जिसमें 2 हत्थे लगे हुए थे। तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार। तो एम्फोरा का आंसर हो गया नंबर 3। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। पिपासा, तृष्णा, तन्हा और तीव्र इच्छा। ये 7th चैप्टर में था और शुरुआत में ही ये बताया था मैंने। तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया है तन्हा। ठीक है, हालांकि इसको हिंदी रूपांतरण इसका तृष्णा है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि तन्हा दिया हुआ है तो आपको तन्हा लिखना है, तृष्णा नहीं लिखना है। तो ये आंसर इसका 4th का हो गया, 3rd तन्हा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। और इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3 नंबर, जो बिल्कुल सत्य है। दोनों धर्मों के लिए केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इसीलिए क्या होता था, भगवान बुद्ध ने भी और महावीर जैन ने भी अपना गृह त्याग किया। उसके बाद जो भिक्षुणियाँ होती थी वो भी घर त्याग करके संघ में जाते थे और वहाँ पे नियम कायदा मानते हुए अपने जीवन यापन करते थे। तो 3 जो हैं वो सही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि जैसे व्यापारियों का समर्थन, बौद्ध धर्म को व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन पूर्ण रूप से दोनों में केवल वही सच्चा धन प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो घर त्यागना अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, इसमें राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था। तो मैंने जब तुम लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो ये पूरी चीज़ बताई थी 9th चैप्टर में, कि ग्राम भोजक दूसरा, तीसरा और चौथा जो इसमें ऑप्शन दिए हैं वो पूर्ण रूप से इसके लिए सही है। बस इसमें यह था कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो इसमें सत्य नहीं है जो इसका आंसर है। तो 6 का हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट पे अब आते हैं 7th
क्वेश्चन, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य की तो भैया कितनी फेमस पुस्तक है, तुम लोगों को सबको पता होना चाहिए। कौन सी? अर्थशास्त्र। पहली बार अर्थशास्त्र में ही उसने भूमि के बारे में, पैमाइश के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से टैक्स आ सकता है उसके बारे में इसमें लिखा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध केंद्र था जहाँ श्रेणी थी। अब एनसीईआरटी में क्या है, वहाँ वाराणसी का नाम नहीं लिखा है। लगभग 2000 वर्ष एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थी। तो श्रेणी क्या होती थी? वो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ हुआ करते थे। ठीक है, ये 9th चैप्टर में जो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने तुम लोगों को बताया उसमें है, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ हुआ करते थे। तो उसमें वाराणसी का नाम नहीं है। तो ये अपने आप तुम्हें समझना है कि ये क्या था, श्रेणी क्या थे। तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ होते थे। और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था ये बैंक के रूप में काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? तो ये भी बताया था, बहुत अच्छी तरीके से याद हो। इसमें ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि अशोक के अभिलेख बहुत सी भाषाओं में हैं। कौन कौन सी भाषाओं में है? खरोष्टी में है, अरामाइक में है, ग्रीक में है, प्राकृत में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, इसलिए ये इसका आंसर। नेक्स्ट, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जातक कथाओं से प्रश्न अभी आएगा आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कथनों में से कौन सा सही है? मतलब इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट, उनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोग द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और 14 नंबर क्या बोल रहे हैं? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो इसका आंसर क्या है? इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। बाद में संकलन बाद में हुआ था, मतलब उन्होंने पहले ये सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी चाहिए। जातक में क्या था ये अभी आगे प्रश्न आएगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो त्रिरत्नों में से नहीं है, इसके लिए क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के लिए क्या कहा जाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ। तो वहाँ क्या हो गया? अहिंसा नहीं है, तो अहिंसा की शरण में नहीं जाओ के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इसका आंसर हो गया अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो ये मैंने अभी तुम लोग बताया कि विनय पिटक अभी आएगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो इसमें क्या होता था? इसमें बौद्ध भिक्षु, जो भिक्षु भिक्षुणियाँ होती थी, उनके लिए नियम होते थे उसमें। ठीक है, विनय पिटक में बौद्धों के लिए नियम लिखे गए हैं कि किस तरीके से आपको अपने नित्य प्रति कार्य करने हैं, उनके बारे में लिखा गया है विनय पिटक। तो ये तुम लोगों का 7th चैप्टर में ही था जहाँ पे बुद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, तो सबको ही पता है। कहाँ? सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था और वहां पे ही सारनाथ में क्या था? पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था और उसमें मैंने वो भी बताया था कि अशोक, जो हम लोग ने अशोक का स्तंभ है जिसमें शेर की मूर्ति लगी हुई है, वो जो है वो लिया गया कहाँ पे? रुपया पैसों में प्रतीक चिन्ह के रूप में। सारनाथ का स्तंभ का फोटो जो है वो हम लोगों ने रुपया पैसों में प्रयोग की। तो ये सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मैंने बताया था ये भी जब अशोक पढ़ाया तो रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का बनाया जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ठीक है, पत्थर पर बना लिखा है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये मैंने जब मौर्य काल पढ़ा रहे थे तो बताया था कि मौर्य काल, स्पेशली मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये
पढ़ के रखना है कि मौर्य में रामपुरवा बैल जो है मौर्य साम्राज्य के समय बनाया गया था। नेक्स्ट, प्रारंभिक विहार किस चीज के बने हुए थे? प्रारंभिक विहार किस चीज के बने हुए थे? प्रारंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, याद रखना कि एनसीईआरटी में ईंट का भी प्रयोग लिखा है, लेकिन पहले वो लकड़ी के बने थे, बाद में ईंट का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रारंभिक बोला है तो वो लकड़ी आएगा। क्लियर? तो इसका 15 का पहला प्रश्न, पहला आंसर। नेक्स्ट आते हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ये भी कई बार कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद मतलब समीप आकर बैठना। गुरु के समीप आकर ज्ञान प्राप्त करोगे, बैठोगे, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना। ठीक, अब बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो ये तो बहुत पढ़ा, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे, लेकिन गण कौन सा था उनका? शाक्य था, शाक्य। ठीक, तो ये तुम लोगों को याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, जेंद अवेस्ता एक है। तो जेंद अवेस्ता मैंने फिर तुम लोगों को बताया था क्या? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन, जो अतिरिक्त मैंने बताया तुम लोगों को हर चैप्टर में, उसमें इनके बारे में बताया। जरथुस्त्र, ये 7th चैप्टर में ही तुम लोगों को बताया था कि जरथुस्त्र की शिक्षाओं का, ईरान के एक धर्म गुरु पैगंबर हुआ करते थे जरथुस्त्र, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था में है। और इनकी कई चीज़ें हमें क्या है? वेदों में भी मिलती हैं। याद रखना, वेदों में भी मिलती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी तक इनडायरेक्टली पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। अब यह आता है, इनमें से कहाँ से अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? तो अशोक के शिलालेख बहुत जगहों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कंधार से मिले हैं, लंपक से मिले हैं, मानसेहरा से मिले हैं, सहबाजगढ़ी से मिले हैं, लुम्बनी से मिले हैं, सुपारा से मिले हैं, मस्की से मिले हैं, ब्रह्मगिरी से मिले हैं। तो कहाँ से नहीं मिले? अयोध्या से नहीं मिले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? अयोध्या। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, नजराना क्या था? तो नजराना क्या हुआ था? नॉर्मली ये एक अनियमित कर था। अनियमित कर जो रेगुलर नहीं देना है, जब भी मर्जी है आपने उसके सामने दे दिया, राजा के सामने दे दिया, तो ये एक अनियमित कर हुआ करता था। ठीक, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक ने किस वर्ष आक्रमण किया था? अशोक ने अपने 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। मगध उसका क्षेत्र था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। वहाँ से कलिंग, जो अभी पहला ही क्वेश्चन था, कलिंग क्या? उड़ीसा के क्षेत्र में उसने हमला किया। और जिसके बाद उसने क्या किया था? उसके बाद उसने संन्यास ले लिया कि अब कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका किसकी पुस्तक है? ये तो सीधे सीधे नाम लर्न करने ही पड़ेंगे। इंडिका जो है वो मेगस्थनीज की पुस्तक है। मेगस्थनीज कौन था? ये भी बताया था। कौन से चैप्टर में? 8th चैप्टर में। मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था, जिसकी पुस्तक थी इंडिका, जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में विवरण लिखा है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए किस देश में अपने दूत नहीं भेजे? तो फिर से ये प्रश्न देखो कि बहुत सारी जगहों पे उसने भेजा, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगह जब जाएंगे लोग, तभी तो धर्म फैलेगा। तो इसने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका सब जगह भेजे थे। कहाँ नहीं भेजे थे? इसने जापान नहीं भेजे थे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी, याद रखना कि एनसीईआरटी से ही संबंधित है। अभी जो क्वेश्चन और भी आए हुए हैं वो जब आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग लिखा है वो युग्म है। ठीक है, युग्म सही नहीं है। तो भूमि स्वामी मैंने बताया था कि वेलेल्ला बोला जाता है, हलवाहे उड़वार बोला जाता है। गृहपति जो होता है वो ग्रह का स्वामी नहीं होता है। गृहपति क्या होता है? गृहपति होता है स्वतंत्र कृषक। ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं है। तो सॉरी, ये थर्ड जो है इसका, ये सही नहीं है, थर्ड आंसर। ठीक, इसका आंसर हो गया गृहपति, ग्रह का स्वामी जो है, ये गलत आंसर है। गृहपति का मतलब होता है क्या? कि स्वतंत्र कृषक। अब आते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न, मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा मूर्तियां बनाने के लिए मुख्य केंद्र हुआ करता था।
ये अन्य चीज़ें उसमें नहीं थी, मूर्तियाँ बनाने का मुख्य केंद्र था। तो याद रखना, मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? मथुरा मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आज के लिए 7th, 8th, 9th ये चैप्टर के प्रश्न थे। अब नेक्स्ट हम लोग 3 चैप्टर और 6th के बचे हुए हैं, 10th, 11th और 12th, उसको जब पढ़ लेंगे तो उसके आंसर करेंगे, और उसके बाद इतिहास के अलावा कोई हम लोग विषय उठाएंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक, अन्य विषय फिर उस पर आते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।